नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार सोनी। इंडिया मूड्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे डॉक्टर रोहित भगत से। डॉक्टर रोहित भगत हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है और गाजियाबाद पिटविन अस्पताल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, जिसको लेकर देश में बहुत भ्रामकता फैली हुई है कि जी, कोरोना के बाद ये जो फंगस सीरीज चली है, ये किन जी, लोगों को होती है, कैसे प्रभावित करती है और एक के जी, बाद एक रंग जो है वो जुड़ता जा हुँ, रहा है। जैसे पहले ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो जी, फंगस। तो जी, क्या आप और इन सीरीज का इंतजार कर सकते हैं? ये क्या मसला है? क्या ये फंगस की सीरीज अब जो है प्रहार कर रही है मानव जीवन पे? ये किन पेशेंट्स जी, को होता है और कोरोना के जी, बाद से इस फंगस सीरीज का क्या प्रभाव पड़ता है? जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी। नम सबसे पहले नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया सोनी जी का मेरे को इस मंच पे आगमन करने के लिए और देशवासियों को बताने के लिए कि ये कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस और जो फंगस का कहर है, उसका क्या मतलब है। देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो हमारे सबको अफेक्ट करता है, ठीक है? बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमें जाननी है, वो उन पेशेंट्स में इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, वो हम वीक है। जैसे कि पहले सबसे पहले आते हैं जैसे कोविड पेशेंट। दूसरा है जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है और जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, वो सारे पेशेंट्स अफेक्टेड होते हैं। तीसरी चीज होती है कि हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जिसमें जिनकी वजह से शरीर लड़ता है किसी भी इन्फेक्शन से। कोरोना के इन्फेक्शन में भी और किसी भी पेशेंट में जिसमें इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, उसमें न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर की ताकत जो होती है वो लड़ने की कम हो जाती है। किसी भी कैंसर पेशेंट में, एचआईवी के पेशेंट्स में, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो, तो उसमें ये सब संभावनाएं बढ़ जाती है। कोविड के सिलसिले में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली, ये जो फंगस है ये हमारे एयर में होती है। तो जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आदमी होता है, जब वो ये फंगस अपने शरीर के अंदर लेता है, तो ये बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर इंसान को ये इफेक्ट करेगा, बट जिस इंसान की लड़ने की ताकत, शरीर में ताकत कम है लड़ने की, ये उस पर प्रभावित ज्यादा होता है। अब आपने मेरे से दूसरा सवाल ये पूछा तो कि इसकी। हाँ जी, 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 बताइए। जी, 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 हम्म, मैं डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था कि जैसे ये सुनने में बताया जाता है कि कोरोना के बाद ही प्रभावित करता है, तो मेरा प्रश्न ये भी था जी, साथ-साथ कि क्या ये जी। जिनको कोरोना नहीं हुआ, ये फंगस उनको भी हो सकता है? ये कोरोना के पेशेंट के होने के बाद ही उन लोगों को प्रभावित करता है? नहीं, ये जो फंगस है बेसिकली ये उन पेशेंट्स में होता है, जैसे कोविड पेशेंट, जिन जिन पेशेंट को कोरोना का सिवियर सिम्टम्स हुए हैं, या जिनको स्टेरॉइड थेरेपी चली है कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान 2-3 हफ्ते से ऊपर, उन सब में ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, और ये रही, जरूरी नहीं है कि केवल कोविड पेशेंट्स को ही हो, ये आम नॉर्मल पेशेंट जिनका इम्यूनिटी हमारी कम होती है, उसमें भी होता है। बट कोविड पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाया है, क्योंकि हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, हम इतनी सारी दवाइयां यूज करते हैं, जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। प्लस दूसरी चीज, कोविड अपने आप ही शरीर की इम्यूनिटी इतनी कम करता है कि ये फंगस प्रभावित हो जाता है, इसलिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक प्रश्न है, जैसे जिन लोगों को कोरोना हुआ और उनको शुगर नहीं थी, तो हाल ही में हमने तमाम ऐसे पेशेंट देखे कि जिनकी शुगर नॉर्मली 200 250 है, स्टेरॉइड चले गए। क्योंकि अगर हम हम्म, रेमडेसिविर की बात भी करें तो वो रेमडेसिविर भी एक भारी स्टेरॉइड है। हालांकि उसकी हम्म, मारामारी के बाद सरकार ने उसको हाँ करा ना करा, खैर ये बहरहाल बात की जी, बात है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया गया, जिन लोगों को दिया गया, उसके बाद से उनकी शुगर नियंत्रित अभी नहीं आ रही है। तमाम ऐसे हमारे हम्म, पास उदाहरण भी हैं। तो ऐसे पेशेंट हम्म। के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको किस उसमें मतलब किस परिवेश में उनको खान-पान नियंत्रण या कुछ चीज़ों की दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए डॉक्टर के सुपरविज़न में? जैसे कि कुछ लोग आ गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसके बाद से उन्होंने, जैसे प्राइवेट में तो चलिए बाध्य तक चीज़ें चलती हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के हमने कुछ पेशेंट देखे कि उनकी शुगर, उनको लगा शुगर हो गई है, लेकिन बाद में डॉक्टर ने बताया कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि स्टेरॉइड यूज़ किया गया था रेमडेसिविर के जी, रूप में जी। या अन्य किसी और स्टेरॉइड के रूप में। तो उनके ऐसे हुँ। पेशेंट के विषय में क्या बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शुगर नहीं होती है,
ठीक है। ब्लड जब हम कोरोना वायरस का मॉडरेट से सिवियर इन्फेक्शन जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, और उस स्टेरॉइड का बेसिकली साइड इफेक्ट ये होता है कि उसमें शुगर बढ़ जाती है। जब आप स्टेरॉइड को टेपर डाउन कर देंगे, जब आप जी उसको कम करते चले जाएंगे, तो शुगर अपने आप नॉर्मलाइज भी हो जाती है। कई बार ये जी होता है कि शुगर को ट्रीट करने के लिए हमें इंसुलिन देना पड़ता है ताकि शुगर कंट्रोल में रहे और कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो सके। रही बात आपके सवाल का जवाब देने का कि जी जी जिन पेशेंट को शुगर नहीं है और उनको आगे लंबे समय तक क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो यही है कि एक तो अपनी सराउंडिंग्स बहुत साफ सुथरी रखें। दूसरा, अगर उनको डिस्चार्ज के बाद नेबुलाइजर एक होता है या जो ऑक्सीजन थेरेपी कई लोगों को चलती है, तो उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें उबला हुआ पानी या उसमें डिस्टिल वाटर डाल के रहना चाहिए और उस मास्क को लगातार हमेशा साफ करना चाहिए। अगर कोई अगर कोई पेशेंट इनहेलर पर है, इनहेलर जिस इनहेलेशन स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे, या इनहेलर पर होते हैं, तो उसको जी हमेशा कुल्ला करना, स्टेरॉइड वो इनहेलेशन के बाद कुल्ला करना चाहिए ताकि वो जमे ना, क्योंकि जब वो दांतों के बीच में जम जाता है तो वो एक फंगस का ग्रोथ बन जाता है। ठीक है। दूसरा ये है कि बीटाडीन के गागल्स हमें करने ओके चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके हमें बीटाडीन के गागल्स करने चाहिए, गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए, अपने वातावरण को साफ सुथरी जगह रखें। कहीं पे भी अगर घर में या कहीं भी किसी जगह फंगस इन्फेक्शन ग्रोथ है या दीवारों में ग्रोथ है या कहीं पे भी ग्रोथ है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उस एरिया को या तो साफ करें या उस एरिया में जाने से बचें। जी जी डॉक्टर साहब, जी मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस स्थिति में आज की डेट में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब स्पुतनिक के विषय में जो बताया कि कोई कहता है कि कोविशील्ड बढ़िया है, कोई कहता है कोवैक्सीन बढ़िया है, कोई कहता है अब उसका वेट कर लेते हैं, स्पुतनिक बढ़िया है। तो ये जो भ्रामकता है इस समय देशवासियों में, इन तीनों जो दवाइयां हैं, जो इनका वर्गीकरण हम किस आधार पे करें? कौन सी बेहतर है, कौन सी सही है, या तीनों सही है, या इसके विषय में मतलब आप क्या बताना चाहेंगे जो इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं और उनके मन में ये भ्रामकता लगातार बनी हुई है? देखिए, ये एक चीज ऐसी है जो जिसका सवाल का जवाब देना काफी कठिन होगा। देखिए, हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं, हमारे यहाँ इतने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी रिसर्च करी है कि इस वैक्सीन निकाली इतने कम समय में। मेरा बस ये मानना है कि देखिए, वैक्सीन लगवाने से ये जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो आपको कोविड नहीं हो, आपको कोविड हो सकता है, बट आपकी सिविरिटी ऑफ द डिजीज में विल कम डाउन। सिविरिटी ओके। की डिजीज जो है वो कम हो जाती है, मतलब अगर आपको सिवियर इन्फेक्शन हुँ, होना था तो मॉडरेट पर रुक जाता है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोवैक्सीन जी, लगवाई है, जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, वो रिकवर भी हुए हैं, और वो काफी अच्छे तरीके से रिकवर भी हुए हैं, चाहे पहला जी। डोज लगा हो चाहे सेकंड डोज लगा हो। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा बस सब देशवासियों से और सब लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को जगह मिले, स्लॉट मिले, और जब आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाने का, तो वैक्सीन लगवाइए। जरूर जरूरी नहीं है कि वो आपको तुरंत इफेक्टिव डॉक्टर हो, साहब बट वो इफेक्टिव है। जी। जी सोनी जी बताइए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और लोगों का हमसे बना रहता है कि जिन लोगों जी को कोरोना हो चुका है, वो कितने दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं, सही होने देखिए के ये, बाद? हाँ कोरोना देखिए हुआ, फिर ये, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जी, गई, कितने दिन बाद लगवा हाँ सकते हैं? हाँ, ये सवाल कई पेशेंट्स मेरे से भी पूछते हैं, और ये सवाल कई लोग मेरे मरीज भी मेरे से पूछते हैं कि जी हम अब नेगेटिव हो गए तो हम कितने दिनों बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, ये चीज ऐसा है कि ये गाइडलाइंस तो हमेशा चेंज होती रहती हैं, हर गवर्नमेंट जो है और जो टॉप मेडिकल काउंसिल है, ये सारी गाइडलाइंस हमारी चेंज करते रहते हैं, और ये इनका चेंज होना भी जरूरी है। बट अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो ये कहते हैं कि कम से कम 6 से 8 हफ्तों के बाद आपको एक दूसरा शॉट लगवाना चाहिए या वैक्सीन का शॉट लगवाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, जो मैं पर्सनली किसी भी पेशेंट को एडवाइस करता जी, हूँ, वो ये है कि एटलीस्ट 6 हफ्ते के बाद लगवाएं, जब आप रिकवर हो जाएं, आपका लगे कि आप में उतनी ताकत है कि आप उसको आप जा सकें और आप अपने वैक्सीनेशन करा सकें। तो 6 से 8 हफ्ते तो मिनिमम है, बट कुछ लोग कहते हैं कि 2 महीने तक के बाद भी लगवा सकते हैं, कुछ 3 महीने के बाद भी, बट मेरा मानना ये है कि 8 हफ्ते मिनिमम होना चाहिए। उसके आगे वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने सिविरिटी से रिकवर करा है, क्या कंडीशन रही है पेशेंट की, वो सब पेशेंट के एबिलिटी पर डिपेंड करता है।
हेलो तब हेलो आप हेलो। कहने करते जिनको कोरोना है और वो उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट के 2 महीने बाद वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, लगवा हेलो। सकते हैं, बिल्कुल लगवा, जी हाँ जी बिल्कुल लगवा जी 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 सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये है कि जैसे सोशल मीडिया है और हमारे देश में तो खासतौर किसी भी चीज को नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी बदलाव के साथ कर लिया जाता है। तो मेरा हैं। प्रश्न जी ये है कि कोरोना से बचने या फंगस से बचने के लिए तमाम चीजें हम देख रहे थे जो सोशल मीडिया पे शेयर होती है, और चूंकि हम्म। सोशल यूनिवर्सिटी की वजह से नुकसान भी बहुत देखने को मिलते हैं। क्योंकि कुछ लोग जी मौज मस्ती के लिए, कुछ लोग ऐसे ही हवाबाजी की या किसी भी, आप उस चीज को समझ लीजिए, कुछ भी कह के फैला देते हैं और लोग अमल भी करते हैं। जी तो मेरा कहने का अर्थ ये है, जैसे सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि जो आपके जैसे दरवाजे हैं उनके पीछे अगर कोई जैसे बोलते हैं हल्का सा कोई मिट्टी जम रही है, उसको कहते हैं कि साफ करो, फ्रिज की रबड़ या कुकर की रबड़। तो इसका इससे संबंध है क्या कोई फंगस से, कि ये घर की जो चीजें बता रहे हैं सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, तो इससे इस बात जी। का क्या अर्थ निकल के आता है डॉक्टर साहब? देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए एक हद तक ये चीज कोई गलत नहीं है। उनका बस ये है कि एक शब्द में अगर मैं इसको बोलूं तो ये है कि अपने चारों तरफ जो वातावरण है, जो आपका घर है, फ्रिज है, कुकर है, जहां आप बर्तन रखते हैं, जहां आप खाना रखते हैं, जहां आप डस्टबिन रखते हैं, उन एरिया को सबको साफ रखना है। सैनिटाइजेशन एंड क्लीननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर घर में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जिसकी शरीर में ताकत कम है लड़ने की, तो वो उस इन्फेक्शन को इनहेल कर सकता है, उस इन्फेक्शन को वो कैप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन उस मरीज को हो सकता है, उस आदमी को। तो इसका मतलब यही है कि अपने एनवायरनमेंट को आप साफ रखें, जहां आप बैठते हैं, जहां आप खाते हैं पीते हैं, जहां आप रहते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, उन एरिया को सबको साफ रखें। उन एरिया को सबको अपने मुक्त रखें। कोई गंदा खाना है तो उसको फेंक दें, ताकि उसमें अगर कोई फंगस लगा हुआ है या कोई भी सड़ गया है तो उसको हटा दें। तो ये सारी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को दूर रखने की चीज बोला जाता है। और हम भी यही अपने मरीजों को भी यही एडवाइस जी करते हैं कि आप जितनी सफाई रखेंगे उतना बेटर। जी डॉक्टर साहब, एक इसमें ये भी बताया था कि घर को आप खिड़कियों को ऐसे समय पे खोल के रखें और दरवाजे खोल के रखें और हवादार जितना हो घर को उतना करें। तो हाँ इस विषय पे क्या कहेंगे सर? सर, देखिए इस विषय में ये है कि वेंटिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना मतलब अपने घर को वेंटिलेटेड रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने कमरे को या अपने एरिया को बंद रखेंगे, और अगर 2-3 जने हैं और अगर एक इंसान को कोई सिम्टम्स हैं, तो हवा सर्कुलेट नहीं होती है, तो उससे और दूसरा इंसान इन्फेक्ट होने के कारण से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बढ़ जाता है। तो जब आप उस एरिया को वेंटिलेशन रखेंगे, दरवाजे खुले रखेंगे, तो एयर सर्कुलेट होगी। तो एयर सर्कुलेट होगी तो उसमें आपका एक तो जी जी। वेंटिलेशन भी होगा, और प्लस द सोर्स ऑफ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विल आल्सो कम डाउन। बट ये है कि मास्क जरूर लगाना ही है, ये नहीं है कि अगर डॉक्टर साहब, वेंटिलेशन है तो मुझे मास्क नहीं लगाना। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली जैसे पहला दौर हुआ करता था, आंगन वाले घर, खुले घर, मुझे लगता है उस परिवेश में जो मानव जाति है दोबारा लौटेगी। क्योंकि आज की डेट में बिल्कुल कहते हैं ना लौटेगी। कि हम कई जंगलों जो शहर रहता, जो जंगल ये कहते हैं कंकड़ के जंगल में हम लोग रहने लगे। अगर हम महानगरों बिल्कुल की बात करें तो बिल्कुल। महानगरों में लोगों ने एक एक इंच जगह को घेरने का पूरा प्रयास करा है, और आज छोटे छोटे मकान हैं। जैसे हम महानगरों में जी दिल्ली के परिवेश की बात करें तो यहाँ जी पर हमने जी जी देखा कि एक एक इंच लोग कैसे जगह घेरते हैं, कैसे उसके लिए लड़ते हैं। ना जी कोई जी वेंटिलेशन है ना कुछ है। मुझे लगता है शायद वो दौर आएगा। और डॉक्टर साहब, आपने आएगा। मास्क की बात करी, आज मैं कुछ अखबारों पे देख रहा था कि डबल डबल मास्क का प्रयोग कर। देखिए यहाँ जी मास्क को लेके भी क्या भ्रामकता है कि हम हिंदुस्तान में खासतौर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम मास्क सुरक्षा के चलते नहीं पहन रहे, हम केवल पुलिस के डर के मारे, चालान के डर के मारे मास्क लगा रहे हैं। तो क्या मेरा इससे संबंधित मतलब प्रश्न ये है कि क्या वो जो 10 रुपए का मास्क या जो एक साधारण सा मास्क आता है, क्या वो कारगर सिद्ध है, या N95 या डॉक्टर मास्क जो ट्रिपल लेयर का आता है वही कारगर सिद्ध है, या आज डबल मास्क के लिए अपील हुई है? इस विषय में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ये इस मामले में मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, ये है कि आपने अगर मास्क पहना है तो आप कम से कम 80% तो आप सुरक्षित, 80 to 90 80% तो आप कम से कम सुरक्षित हैं। एटलीस्ट आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरे इंसान को सुरक्षित रख सकते हैं।
देखिए बहुत तरीके के मास्क आए, एक सर्जिकल मास्क जी आया, N95 मास्क आया, एक क्लॉथ मास्क आया। देखिए N95 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हम बहुत हाई वायरल लोड में काम करते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे पेशेंट्स को जी देखना जी होता है, बहुत सारे लोगों को देखना होता है। डबल मास्क का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आप जी डबल मास्क लगाएंगे तो वो डबल प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और कोई भी आम आदमी के लिए एक सर्जिकल मास्क, और उस पहले सर्जिकल मास्क लगाएं, उसके ऊपर क्लॉथ मास्क लगाएं। दैट इज समथिंग वेरी बेनिफिशियल, और डेफिनेटली सर मास्क प्रोटेक्ट करता है, वो आपका गार्ड है। ये तो गवर्नमेंट भी बोलती है, हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हर पेशेंट को भी समझाते हैं, सबको ये बोलते हैं कि जी मास्क पहनिए। और नाक पे और मुंह पे पहनना है, ये नहीं थोड़ी पे पहनना है या यहाँ पहनना है यहाँ पहनना है, पूरे मुंह और नाक और मुंह कवर होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली मास्क पहनना जरूरी है, और ये बेनिफिशियल भी है। डॉक्टर साहब, जैसे एक आकस्मिक स्थिति में किसी की तबीयत खराब हो जाए और हॉस्पिटल नहीं मिल पाता, तो पहला उपचार जो होता है जिससे उसके जान को खतरा कम हो या खतरा नहीं हो, उसके लिए आकस्मिक स्थिति में घर पे अगर कोई छोटा मोटा उपचार करना हो, तो तमाम लोग ऐसे हैं। देखिए आज तो खैर चलिए आंकड़ों में धीरे धीरे कमी आ गई, पीछे हमने देखा था हम्म। कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिला और उपचार के अभाव में उनकी जानें चली गई। पूरे देश का ही जैसा हाल था। जी पर्टिकुलर जी किसी क्षेत्र, जी किसी राज्य की हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जी पूरे जी देश की जी जैसे। तो आकस्मिक स्थिति में जैसे ही कुछ बताते हैं कपूर लौंग से अपने आप सांस बढ़ा सकते हैं, ये तो क्या आप लोग मानते हैं, ये मेडिकल मानता है कि कपूर से, लौंग से, या जो ये देसी मिश्रण है, इसके आधार पे ये संभव है कुछ देर के लिए सांस को बनाए रखने के लिए या इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए? इस विषय में सर क्या कहेंगे आप? देखिए कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो आप सभी को पता है कि वो तीन तर प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। ठीक है, सिवियर डिजीज तो जी सबको पता है कि उसमें अस्पताल की जरूरत है। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो माइल्ड से टच होकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको कोई, कुछ ऐसे हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट की रेंज में भी आते हैं, जिनको कोई ऐसा मेजर सिम्टम्स नहीं है। देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके जी हैं कि हम कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, विटामिन सी लेना है, मल्टीविटामिन लेने हैं। ये सारी चीजें जो हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, बट ये है कि एक बार को ये इम्यूनिटी अंदर से शरीर को ताकत रखते हैं। रही बात सांस बढ़ाने की क्षमता जो है, सांस कैसे बढ़ानी है, ये चीज तो आईसीएमआर ने भी बोला है, और हम सारे डॉक्टर्स भी पेशेंट को एडवाइस यही करते हैं कि अगर आपका सैचुरेशन 94 95 चल रहा है, तो 93 तक भी आ रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रोन पोजिशन पे सोइए, उल्टा लेट के सोइए, फिर सीधे हाथ पे सोइए, उल्टे हाथ पे सोइए। ये पूरी एक्सरसाइज जो होती है इसको प्रोन प्रोन ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से कि लंग्स में वेंटिलेशन बढ़ जाता है। जब आप एक उल्टा लेटते हैं तो लंग्स में वेंटिलेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह यही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। रही बात सर लॉन्ग रखने की और ये सब रखने की, ये सब चीजें हैं जो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग इस चीज से बेनिफिट भी करते हैं। अब ये जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं, सभी के घर वाले होते हैं कि लौंग रख लो, तो एक लौंग एक एंटी एलर्जिक की तरह भी काम करता है, कि उसका जब रस्सा होता है वो गले में जब दांत में आप दबा के उसको चलते हैं, तो वो उसका रस्सा सीपन करता है गले में, तो वो सुन कर देता है गले को। तो जो धसका है या जो इरिटेशन है वो खत्म हो जाती है लौंग से। ठीक है, बट बहुत सारी चीजें मान्यता है सब चीज की। अब हम जो है एज डॉक्टर, हम तो मेडिकल, और हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेसिकली मानेंगे कि जो सही है उसी को। सबका मानना अलग होता है, सबका वो करना अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन क्या मानता है, कौन कितना उस चीज में बिलीव करता है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे ये जो बाबा रामदेव की कोरोनिल है, हालांकि हम पर्टिकुलर आप साइंस को मानने वाले आदमी हैं और शायद मुझे लगता है इस पे आप क्या उत्तर देंगे कि बाबा रामदेव की जो कोरोनिल है ये भी कुछ कारगर सिद्ध है क्या? सर इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा, अच्छा जिसके बारे में, हाँ इसके बारे में मैं कोई जानकारी। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी था कि जी जिन लोगों को स्टेरॉइड लगे हैं और उन जी लोगों का यदि वो उपचार, यदि हम सरकारी स्तर पे बात करें, तो उनको, जैसे मेरा पहला प्रश्न ही था ये, उन लोगों को जो है एक तरीके से ज्ञान नहीं है और लोग जो मतलब लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या उनका उस तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ भी बहुत है। तो ऐसे लोगों के लिए जो वो दवाइयां ले रहे हैं और ये शुगर उनको कहीं प्रभावित कर जाए, तो कोई ऐसी साधारण घर पे कोई ऐसी उपचार की आप कोई विधि बता सकते हैं
कि वो कम से कम अभी थोड़ा सा समय और निकल जाए तो उनका उनको वो शुगर परमानेंट ना हो लाइफ में। तो इस विषय में सर कुछ बताएंगे आप क्या? सर मैं आपका सवाल का मतलब समझा नहीं। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जी कुछ लोग हैं जिनका सरकारी अस्पताल में उपचार हुआ और जी बाकी की दवाओं के लिए उनको उनको दवा नहीं मिल पा रही है। उनको जो हम्म, कि चूंकि डॉक्टर जो है वो उस समय बहुत मतलब भीड़ है कुल मिला के ये कहें। तो क्या जी घर पे कोई ऐसी साधारण दवाई जो मेडिकल से आराम से उपलब्ध हो जाए या कोई ऐसा और उपचार घरेलू जिनसे उनको शुगर ना होके रह जाए? क्योंकि इस समय अच्छा जो कोरोना के बाद मेरा पहला प्रश्न भी यही था, कोरोना के बाद जो प्रभाव पड़ रहा था उनको और उसके बाद जो शुगर उनको अब तक लगातार नॉर्मली 200, 250, 300, 200, 250, 300 आ रही है। तो ऐसा कोई घर पे कोई उपचार है कि वो क्या जी नाम है इसको अपनी शुगर को नियंत्रित कर पाए? जी ऐसी कोई बिल्कुल दवा है। या ऐसा कोई जी उपचार है क्या? देखिए दवाई तो डॉक्टर ही बताएगा, जो शुगर जो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वही बताएंगे कि क्या दवाई चलनी है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जो जैसे अब जो ऑलरेडी केस डायग्नोज केस ऑफ डायबिटीज है उनको उनकी डायबिटीज की दवाइयां चलती हैं, इंसुलिन चलता है, तो वो तो कंटिन्यू करना ही। बट हाँ, कुछ पेशेंट्स को जिनको शुगर नहीं है और उनको स्टेरॉइड लगा है और उनको शुगर कम हो, जब आप स्टेरॉइड हटा देंगे या कम कर देंगे तो शुगर कम हो जाएगी। पर उसको और नियंत्रण करने के लिए जी, और जी, जी। उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये है कि उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन बोलते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जैसे वो चीजें नहीं खानी है जो शुगर बढ़ाएं, जैसे कि आलू हो गया, चीनी हो गई, चावल ओके। हो गए, ये सारी चीजें होती हैं जिनसे शुगर बढ़ती है। ठीक है, मीठे फल नहीं खाने हैं, मीठे जूसेस नहीं पीने हैं। ये घर का बना हुआ ओके। जूस ले लें, हाँ। बाहर का जो जी। प्रिजर्वेटिव्स हैं वो नहीं लें। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं जी हम गुड़ खा जी, लेते हैं, जी, गुड़। जी। ठीक है, गुड़ गुड़ जो है गुड़ भी ठीक है, शुगर नहीं बढ़ाता, बट एक तरीके से मीठा तो है जो नुकसानदायक तो है। तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिफाइंड शुगर बंद कर हुँ। दीजिए, आलू बंद कर दीजिए और चीनी बंद कर दीजिए। ठीक है, और साथ में ये है कि चावल का मात्रा कम कर हुँ। दीजिए। सेब खाइए खूब, मतलब ये जिसको बोलते हैं फ्रूट्स बहुत खाइए, जैसे आपका तरबूज है, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि भर भर के खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ताकि वो हेल्प करता है उनकी शुगर को रेगुलेट करने में भी। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज करें जिससे जी, जी, शुगर जी। इनका कंट्रोल रहे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, या सूर्य नमस्कार जैसे हमारे योगा विधि चलते हैं, जिनकी वजह से शुगर कंट्रोल, जिसमें देखा गया है कि अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करें, तो आपकी शुगर थोड़ी नॉर्मलाइज होती है। और बाकी बहुत सारे उपचार हैं, कोई एक नहीं, काफी सारे हैं। आप अपना उसमें जितना आप अपना आपको कंट्रोल रखेंगे, जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे, तो आपको शुगर की मात्रा उतनी ही आपकी बेटर भी रहेगी और आपकी वो भी रहेगी। बाकी दवाइयों की बात है, दवाइयां तो सर वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किसको देनी है और किसको नहीं देनी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी अनलॉक हम 1 तारीख से होने का प्रयास करेंगे, सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में बाहर घूमना, सुबह का व्यायाम, शाम का व्यायाम ठीक रहेगा? जैसे आप बताते हैं हवा में कोरोना है, तो उस विषय में हम्म, लेके सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग अभी भी लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग वॉक भी करते हैं और कई कई किलोमीटर साइकिलिंग भी करते हैं। बट देखिए उसमें ये है कि रिस्क तो हमेशा रहेगा, आप चाहे बाहर चलें या कभी ना कभी तो ये इंसान घर के बाहर जाए। आपका जी वीडियो नहीं आ रहा है। एक बार वीडियो पे जो कांटा लग रहा होगा उसको क्लिक कीजिए, आपका फोटो शो नहीं हो रहा मुझे। अब आई आपने मेरी वीडियो वीडियो। शायद वो दोबारा से रिकनेक्ट हुआ। नहीं, आपका फोटो नहीं आ रहा है मेरे पास। अच्छा, नहीं बट काफ़ी देर यहाँ हो गई, तो मुझे मैं तो लगा आपका। जैसे आपने सुबह की बात करी, तो इसमें बता रहे थे कि जो सुबह का व्यायाम है, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, पर्सनली मेरी इच्छा है कि ये क्या नाम है, लॉकडाउन खत्म हो तो मैं सुबह का अपना घूमना शुरू करूँ, जो मैं अक्सर करता हूँ। तो अभी क्या बचना जी चाहिए मुझे बाहर घूमने से, पार्क वगैरह में? सर, सर देखिए उसमें वही है, मैं वही बोलूंगा कि देखिए अगर आप बाहर, कोई भी इंसान, एक नटशेल लाइन तो हर कोई यही बोल रहा है और हम सब एडवाइस भी यही बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाइएगा। ठीक है, अगर हो सके तो आप घर में भी ही रह के भी जी। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में भी आप
अपने आप को सेहत रख सकते हैं, अपने आप को आप वॉक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वॉक करें, आप कोई वॉक की जगह कोई और एक्सरसाइज को अपना लें जिसकी वजह से आपको बाहर जाने से बचें, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली रिस्क तो हमेशा है टू कैच इन्फेक्शन। और हमारा यही मोटिव है सबका कि आप जितना जितना जरूरी है उतना ही बाहर निकलें। और आप एक कैसे कह रहे हैं कि हमें भी सुनने में आया कि फर्स्ट से अनलॉक शुरू हो रहा है, फेजेस में अनलॉक होगा पूरे, मतलब धीरे धीरे करके सब चीज खोली जाएगी। तो मेरी सबसे यही विनती है कि अगर आंकड़े कम हो गए हैं और चीजें कम हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ईज आउट हो जाएं। अभी भी घर में रहिए, जितना घर में रहें, जितना वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है उतना आप उसको करिए। बहुत जरूरी है तभी बाहर जाएं, और जाएं तो डबल मास्क पहन के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और था जो हमारे दर्शक इस समय आपको और हमें देखते जी पूछ रहे हैं कि जी बच्चों में फंगस का कितना खतरा है। इस विषय में काफी हम देख रहे हैं, मीडिया में पढ़ रहे हैं, कुछ बयान आ रहे हैं। सर, आपके हम्म। अनुसार बच्चों में फंगस की क्या सिम्टम्स या क्या उसमें स्थिति बनती है? तो बच्चों में जो फंगस की जो बात है, ये कितनी हद तक सर सही है, या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर देखिए, अभी तक ऐसा कोई केस बच्चों का तो कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या सिम्टम्स हैं। बट हाँ, अब ये है कि अगर किसी बच्चे को बहुत सिवियर इन्फेक्शन है तो, और वो स्टेरॉइड पर है, या वो मान लीजिए एक बहुत हाई हाई इक्विप मेडिसिन पे है तो या हाई मेडिकेशन पे है, तो हो सकता है कि उसको चांसेस हो। बट उसमें भी वही है सर, तरीका वही है कि जितना बच्चों को बचा के रखेंगे। और क्या इंसिडेंस है सर, वो तो अभी किसी बच्चे में अभी एज सच कोई मेरी नॉलेज में तो नहीं रिपोर्ट हुआ अभी तक, या मेरे को ऐसी इंफॉर्मेशन अच्छा अभी सर, नहीं है कि इस बच्चे इस में बार फंगस युवाओं को होने इन्फेक्शन। का सर क्या कारण रहा? इस बार युवाओं को होने का क्या अधिकतर कारण है कि युवा जो जिस एक मध्यम वर्ग आयु में होते हैं, जो आपकी हमारी आयु में, इस बार क्या जी स्थिति सर बन रही है जो इस बार युवाओं को इसने घेरा है? सर, इस बार यंग पॉपुलेशन को इसलिए ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि प्रॉब्ली दे जस्ट टुक इट वेरी लाइटली, पहली चीज। दूसरा चीज, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करना। मैंने कितने युवाओं लड़कों को देखा है, बाइक पे जा रहे हैं या सड़क पे चढ़ रहे हैं तो मास्क उनका नाक के नीचे है या थोड़ी के नीचे है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि अगर जरा सा खांसी जुकाम है, या हल्का सा नाक बंद है, या खांसी है, या हल्का जुकाम है, या कुछ बदन दर्द है, तो नहीं नहीं तो उसको बस इस तरह से कि नहीं 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, और फिर वो फिर बिगड़ता चला जाता है। तो अपने सिम्टम्स को ना मॉनिटर करना, प्रॉपर मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ना हैंडल करना, और चीजें को थोड़ा लाइटली जरूर लिया है। एंड और फिर ये भी है कि वो और निग्लेक्ट करे हैं सिम्टम्स कई लोगों ने ना, कि इनिशियली फर्स्ट 3-4 दिन नहीं नहीं कुछ नहीं है, सिंपल बुखार है, ठीक हो जाएगा। बट किसी भी सिचुएशन में, पैंडेमिक में, अगर आपको हल्का सा बुखार भी आ रहा है तो वो आपको हमेशा एक 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 1 पॉइंट डायग्नोसिस की तरफ तो लेके ही जाएगा कि ये चीज एक कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो रखनी पड़ेगी, चाहे वो निकले ना निकले वो बात अलग है, बट ये है कि पॉसिबिलिटी और ऑफ डॉक्टर साहब, सिम्टम्स है, जो तो यही कारण है। वैक्सीन के बाद जो बुखार होता है या हाथ में दर्द होता है, अब तो खैर काफी समय हो गया लोगों को जी लगाए हुए, इसके अनुभव भी जी आ जी। गए। तो इस विषय में सर आप क्या कहेंगे कि उस समय पे कोई दवा का प्रयोग करना चाहिए क्या? सर देखिए, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगी है, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों ने सीरियसली लिया भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट मेरा ये है कि देखिए, हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को साइड इफेक्ट होता है, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोगों को बिल्कुल मामूली सा जी। बदन में दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को तेज बुखार आएगा, या खांसी होगी, या जुकाम लगेगा, तो उसकी वजह से वो होगा। तो उसमें दवाई डिपेंड करता है कि अगर बहुत ही मेजर एलर्जिक रिएक्शन है तब आप उसमें दवाई दें। बट अगर मामूली बदन दर्द है तो उसमें क्रोसिन की गोली से भी आराम से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उसमें यह है कि उसमें प्रिकॉशन ये लेना है कि जब आप वैक्सीन कराएं और कराने के बाद बहुत अपने आप को हाइड्रेट बहुत रखना है, पानी खूब पीना है। दूसरा, खाना अच्छा खाना है ताकि शरीर में ताकत रहे। और आपको आराम करना है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है या कोई स्ट्रेन नहीं करना है, कम से कम 24 घंटे तक आराम करना अच्छा, 24 घंटे तक, मतलब 1 या 2 दिन आराम है। मतलब कम आवश्यक से है? कम एक 12 से 24 घंटे। डॉक्टर देखिए असर साहब, बस आपसे एक आखिरी प्रश्न। जी जी जी, डॉक्टर साहब, मेरा बस एक आखिरी आपसे सवाल ये है कि आप जी अपनी ओर से हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे समय पे और अतिरिक्त आप एहतियात बता सकें, कि कोई और अतिरिक्त एहतियात हम बरत सकें और सावधानी बरत सकें? तो ये जी आखिरी आपके जी 2 मिनट में मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके की आप जी चर्चा करें जो
हमारे दर्शकों को इस समय सार्थक से जी जी। देखिए, मैं सिर्फ सब लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा खतरा टला नहीं है, ठीक है, अभी भी खतरा है, और ये खतरा सबको पता है कि कितना खराब है। मेरी बस सब आप लोगों से एक यही विनती है कि आप प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथों को रोज धोएं, वैक्सीनेशन जब होए तो वैक्सीनेशन लगवाएं, और अपना खान पान अच्छा रखें, अपने आप को फिट रखें, अपने आप एक्सरसाइज करें, गहरी गहरी सांसें लें, घर में योगा करें या प्राणायाम करें, जिसकी वजह से आपके लंग्स अच्छी तरह से फंक्शन कर सकें। दूसरी चीज ये है कि अपने घर परिवार में अगर किसी को भी कोई भी लक्षण आते हैं तो उसको लाइटली ना लें, उसको जरूर अपने डॉक्टर से या नियर बाय हॉस्पिटल से या आसपास के किसी अस्पताल में या किसी भी नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अपने आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को वो ये है कि अपने आप दवाइयां ना खाएं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां ना खाएं, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बात पेशेंट ऐसे आपने हैं। कही, बिना जी डॉक्टर के जी। हाँ, जी जी, अपने अच्छी आप बात कही दवाएं आपने। बिल्कुल ना खाएं, अपने आप दवाएं ना खाएं, जी क्योंकि डॉक्टर साहब, आपसे सब, जुड़ने के लिए जी 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 बताएं। नहीं नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका सोनी जी बहुत बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर करता साहब, हूँ कि बहुत आपने मेरे को मंच धन्यवाद, दिया। आपने हमें समय दिया, और नहीं, उम्मीद करते हैं बहुत बहुत दोबारा आपसे शुक्रिया। फिर संपर्क करेंगे, जुड़ेंगे, और बिल्कुल। आप लोग का मार्गदर्शन देते रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।